नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 चयन परीक्षा की सोशल साइंस की पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो आ चुकी है और ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके अलावा हम लोग साइंस की भी क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री पूर्ण कर ली है और बायो के वीडियो अभी डाल रहे हैं। आपको चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे। और इसके अलावा यदि आप वर्ग 3 की ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो चैनल की पोस्ट पर जाकर चेक करें, आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डी संविधान। तो संविधान की जो आत्मा है प्रस्तावना को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर? तो संविधान की जो आत्मा या जो मेन चीज है वो है प्रस्तावना, तो सभी ने इसी पर ध्यान दिया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत की जो प्रस्तावना है वो किस शब्दों से शुरू होती है? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य या लोक प्रभुसत्ता या हम भारत के लोग। तो आप कहीं कहीं जो कई सरकारी ऑफिस उनमें लिखी रहती है, या फिर आप सर्च करना और देखना, जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो प्रारंभ होती है हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसके लिए गणतंत्र क्यों कहा गया है? तो क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन होता है, यानी राजतंत्र नहीं है, यहाँ पर जनता का शासन है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है एक हिसाब से। तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए यानी 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है, फिर उसके बाद पुनः चुनाव होते हैं। अगला है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं? तो धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है या अर्थ क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। अगला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो भाई धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी विशेष धर्म का यहाँ पर समर्थन नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति वाला शासन राज्य, या राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र की यदि हम बात करें तो गणतंत्र क्या होता है? एक राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, जरूरी नहीं कि भाई यही बनेंगे, कोई भी बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनको समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था? धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, प्रभु संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो जो 2 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किए गए थे वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का एक संघ है। तो गणतंत्र का मतलब है यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है कि एक ही वंश या एक ही परिवार का कोई लगातार शासन करेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, और जो प्रभुत्व कल्याण है वो भी है। जो लोक कल्याण है ये यहाँ पर इसमें उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर बी। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है,
उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है या उसके सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, तो इसका कारण है कि राज्य अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर या जो धर्मनिरपेक्ष है का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद मानी केवल एक ईश्वर को मानना, बहुदेववाद यानी बहुत से देवताओं को मानना, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। वही अपने अपने अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी उपासना, पूजा पाठ, उसका मानन, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगला है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और यह मूल प्रस्तावना में था। तो हमें बताने हैं कौन कौन से जो हमारी कथन सही है। तो इसका आंसर है बी वाला, पहला और तीसरा सही है। भाई देखो, जो धर्मनिरपेक्ष का शब्द जो मूल प्रस्तावना थी जब संविधान बना था उसमें नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, इसको याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य के प्रभु सत्ता जनहित में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका जो आशय है वे ये है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसीलिए उसमें जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया कि हम भारत के लोग। भाई संविधान का निर्माण किन्होंने किया? तो वो संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा कैसे निर्वाचित हुई थी? तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा आप प्रत्यक्ष रूप से और जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुई थी, तो ये जनता का ही है। अगला है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो इसका अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो भाई भारत का जो संविधान बना था तो कई सारी चीजें हमने दूसरे देशों से ली हैं, जो चीजें हमें सही लगी, जो चीजें अच्छी लगी, उनको हमने दूसरे देशों से कॉपी करके अपने संविधान में डाला हुआ है, तो इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया हुआ है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो हम इसको देख चुके हैं, भाई प्रस्तावना को कहा गया है। अगला, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से, हम इसको भी देख चुके हैं, प्रस्तावना प्रारंभ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या चीन की क्रांति। तो इसकी जो इस पर जो है चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष। तो देखो, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो मूल संविधान में नहीं था, तो बी और सी तो हमारे गलत हो जाएंगे। और चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि प्रभु संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अगला है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 या भाग 4। तो लोकतंत्र के आदर्शों को यदि देखना है तो प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? भाई धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था और एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, केवल गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू किए गए थे? नहीं। 1950 में लागू संविधान के अंग थे? नहीं, ये बाद में जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो यही बात सत्य है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो हमने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, मानी यहाँ पर हमारा राजा वंशानुगत नहीं होगा, या हमारा जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भाई राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक राजतंत्र। तो भाई इसको जो स्वीकारा गया है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में? तो सर्वोच्च जो सत्ता है वो जनता में ही निहित है और जनता का जनता के लिए जनता के अनुसार शासन भी है। अगला है हमारा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस चीज में है? प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्व में है या मूल कर्तव्य में है? तो भाई ये प्रस्तावना में है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्योगों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के, या मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल्य कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में? कहीं नहीं। तो भाई जो उद्देश्य जो बताए गए हमारी प्रस्तावना में, तो उनकी व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व, सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में की गई है आगे। अगला है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? अभिव्यक्ति विचार, तो जो अभिव्यक्ति विचार है तो उसको प्रस्तावना में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, संविधान के शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित करने की तिथि? तो इससे हमें जो पता है क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो इससे स्पष्ट नहीं होता कि संविधान को लागू करने की तिथि। अगला है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तो सही बात है, करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये भी सत्य है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसमें क्या है भाई? किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? यहाँ पर उद्देश्यों की बात की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, या हिंदुस्तान और भारतवर्ष? तो ये है जो भारत और इंडिया दोनों ही शब्द उद्देश्य में उसमें प्रस्तावना में उल्लेखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा, भारत की संसद, प्रथम निर्वाचित सरकार, या भारत की जनता द्वारा? तो ये भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। अगला है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या भारत की जनता में? तो इसकी संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1949 को, पूर्णतः लागू किया गया था तो वो 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो 20वें का है हमारा बी वाला, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और कुछ चीज़ों को हमने लागू कर लिया था। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये टोटली लागू किया गया था। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? कब अंगीकार किया गया? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1949। अगला है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो जो लागू की यदि बात की जाती है तो लागू किया गया है हमारा 1950 को, जो पूर्ण रूप से लागू किया गया है। भाई बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हम लोगों ने इस दिन उसको अंगीकृत, स्वीकार, जैसे स्वीकार लिखा हुआ है, अंगीकृत किया हुआ है, हमने उसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन यदि लागू की बात की जाए तो लागू किया गया था 1950 को। अगला है, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो भाई प्रजातांत्रिक जो गणराज्य था वो बना हमारा 1950 में, क्योंकि इस वक्त हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भाई संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ था, 42वां 1976, काफी महत्वपूर्ण संशोधन था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भाई 1976 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न अवतरण में हम भारत के लोग, ये हमारी प्रस्तावना है, इसको जरूर पढ़ना, इससे कई सारे प्रश्न बन जाते हैं अच्छे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित करते हैं। तो भाई अंगीकृत यानी स्वीकार किया था बनने के बाद हमने 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 50 में। तो हमें जो प्रस्तावना से लागू की जानकारी नहीं मिलती है।
अगला है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय की तो करती है, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो इसमें से कौन सा नहीं करती है? तो ये डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता है, गणराज्य है। तो भाई लगभग इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। 8वें का हमारा आंसर होगा ए नंबर का। सही उत्तरों को चुनना है। तो अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में शब्द, हाँ, क्योंकि भाई जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जो अखंडता है ये 1976 में जोड़े गए थे भाई, जब जो मूल संविधान बना था इसमें नहीं थे। इस प्रकार से प्रश्न में वे कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतर्गोत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्यायोग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इनमें से हमें सही बताना है। तो इसका आंसर है हमारा बी वाला, पहला, दूसरा और चौथा। पहला कौन सा है कि भाई जो नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव शामिल किया था, जो ऑब्जेक्टिव वाला, वही अंत में बना था हमारी प्रस्तावना। उसके अलावा दूसरा सही है कि इसकी प्रकृति न्यायोग्य नहीं है, और इसका संशोधन, इसको चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये है 42वें संशोधन के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान लागू हुआ, देखो याद रखना है, हमने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया था 49 में, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो भाई इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, एकता। इनमें मेन दो है, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भाई ये घोषणा हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है, संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य हमने अभी पढ़ी थी, वो उसमें क्रम अनुसार चीजें दी हुई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि पहले सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य को कहा गया है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्त्रोत कौन सा है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या सरकार? तो ये है भारत के लोग, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये हम देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अगला है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये तो गलत है। तीसरा, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये भी बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा तो सही हो गए। चौथा है, यह मूल प्रस्तावना में था, तो मूल में तो नहीं था भाई, बाद में जोड़ा गया था, तो पहला और तीसरा हमारे सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अंतिम प्रश्न था यहाँ पर हमारे जो पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लगभग 60 प्रश्नों को हमने देखा जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।